तो हेलो सबको, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्टाग्राम पे। मैं हूं सिमरन और आज हम मिलकर स्टार्ट करेंगे हमारा बिल्कुल बेसिक से बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है आपका यूजीसी नेट कॉमर्स का सिलेबस का यूनिट थर्ड। तो आज हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, आप बने रहिए। और आज हम इसमें कॉन्सेप्ट तो देखेंगे ही, साथ में एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज भी देखेंगे। तो ये आपका पार्ट 1 होने वाला है वीडियो का। और ये हमारी बिल्कुल स्टार्टिंग है, तो हम थोड़ा सा सिलेबस भी देख लेते हैं। तो आज जो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे और स्कोप देखेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स का। आज हम बस फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। तो बच्चों देखो, इकोनॉमिक्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स का ना मतलब होता है, इकोनॉमिक्स ना दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक है हमारा ओइकोस और दूसरा है हमारा नीमिन। ये दो वर्ड से इकोनॉमिक्स मिलकर बना है। ओइकोस मतलब होता है जब हम बात करते हैं किसकी, हाउस होल्ड की, ठीक है। और नीमीन मतलब क्या होता है, जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो आपको इससे पता लग रहा होगा, क्या पता लग रहा है, हम इकोनॉमिक्स में किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड की, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड की। अगर हम इसकी अब डेफिनेशन भी देखें, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन कहती क्या है, तो ये कहती है कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक स्टडी है। किस चीज़ की स्टडी है, कि कैसे जो भी हमारे इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड होते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं जो भी हमारे क्या है, कस्टमर्स होते हैं, जो भी हमारे कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। और कौन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बोले तो फॉर्म, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि हमारे सप्लायर्स आ जाते हैं, ठीक है। और नेशंस बोले तो जितनी भी हमारी कंट्रीज हो गई, ये कैसे क्या करते हैं, ये कैसे क्या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन बोले तो बेस्ट यूज करते हैं किसका, जो भी हमारे स्कार्स रिसोर्सेज हैं उसका। अब स्कार्स रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, क्या होता है ना, अब जो ह्यूमन बीइंग है उसकी जो वोन्स होती हैं, जो भी उसकी वोन्स होती है वो क्या होती है, वो अनलिमिटेड होती है। उसकी ज़रूरतें बहुत है, लेकिन भाई जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो लिमिटेड है, ठीक है। अब ह्यूमन बीइंग की वॉन्ट्स क्या है, वो अनलिमिटेड है, और जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। और उनको उसी में से क्या करना होता है, सेटिस्फाई करना होता है उनकी जितनी भी नीड्स एंड वॉन्ट्स होती है। तो अब ये इकोनॉमिक्स क्या कहती है, इकोनॉमिक्स कहती है कि ये एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर देखा जाता है कैसे जो भी हमारी इंडिविजुअल्स है, हाउस होल्ड है, ऑर्गेनाइजेशन है, नेशन है, वो कैसे बेस्ट यूज करते हैं उन स्कार्स रिसोर्सेज का जो कि लिमिटेड अवेलेबल है, और सेटिस्फाई करते हैं जितनी भी उनकी नीड्स एंड वांट्स होती है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक मिल्क है, ठीक है। अब मिल्क क्या है, मिल्क एक रिसोर्स है, क्या है, एक रिसोर्स है। अब मिल्क से क्या कर रहे हैं लोग, लोग उससे दही भी बना रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, लोग उससे दही भी बना रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, लोग उससे स्वीट बना रहे हैं, ठीक है। लोग उससे पनीर बना रहे हैं। अब मिल्क तो एक है ना, लेकिन उसके जो यूज़ है वो कितने ज़्यादा है, और स्वीट के अंदर भी डिफरेंट स्वीट्स होती हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पता लग रहा है कि भाई रिसोर्स तो एक ही है, रिसोर्स तो लिमिटेड है, बट उसकी जो ये नीड्स हैं ये भाई अनलिमिटेड है, क्या है, अनलिमिटेड है। तो यही इकोनॉमिक्स हेल्प करता है करने में, बताने में कि हम इनका कैसे एक बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं हमारे रिसोर्सेज का। ये तो हो गई हमारी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है, वो है हमारे कौन, एडम स्मिथ, जिनको हम ए स्मिथ भी कहते हैं। इनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। ये सब भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। हमने पढ़ लिया इकोनॉमिक्स क्या आते हैं होता है। अब हम आते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है। अब यहाँ पे बिजनेस जुड़ गया इकोनॉमिक्स के साथ। अब हमारी ये जो हमारे ऑथर है स्पेंसर, इन्होंने कहा था, हम ना बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा था जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना, वो क्या है, इंटीग्रेशन है, मतलब मिलाव है, जुड़ी हुई है किसकी, किसको, इकोनॉमिक्स थ्योरीज को किसके साथ, बिजनेस प्रैक्टिसेस के साथ। जितनी भी हमारी इकोनॉमिक थ्योरीज होती है ना, इकोनॉमिक थ्योरीज क्या होती है, जैसे हम ना इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, जैसे हम इकोनॉमिक्स में ना प्राइस थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हम प्रोडक्शन थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, हम डिमांड सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो इकोनॉमिक थ्योरीज है ना, ये क्या है, जुड़ी हुई है किससे, बिजनेस प्रैक्टिस से। अब बिजनेस में आपने पढ़ा होगा ना, हम बिजनेस में क्या करते हैं, हम प्लान करते हैं, हम चीज़ों को एलोकेट करते हैं, बोले तो ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, उसको कंट्रोल भी करते हैं।
तो ये ना इंटीग्रेट हो जाती है किससे, बिजनेस थ्योरीज किससे, बिजनेस प्रैक्टिसेस से। क्यों हो जाती है? क्या करने के लिए? डिसीजन मेकिंग करने के लिए और फॉरवर्ड प्लानिंग करने के लिए। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई। दूसरे किसी ऑथर ने क्या कहा, उसने कहा जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना, वो क्या है, यूज है इकोनॉमिक मोड्स का और थॉट्स का एनालाइज करने के लिए, क्या, बिजनेस सिचुएशंस को। फिर हमारे वेटसन इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था जो हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स है एक प्राइस थ्योरी है, जो कि क्या है, काइंड ऑफ इन सर्विस ऑफ बिजनेस एग्जीक्यूटिव, जितने भी एग्जीक्यूटिव करते हैं बिजनेस के अंदर उसमें हेल्प करती है। तो हर ऑथर ने इकोनॉमिक्स को अलग अलग तरीके से कहा है। तो ये हो गई हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स की, अलग अलग ऑथर्स ने जो जो कहा है उसके डेफिनेशन। और ये पढ़ना क्यों जरूरी है? इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। किसने प्राइस थ्योरी के बारे में कहा था जब बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करी थी? हमने अभी देखा किसने कहा था, वेटसन ने कहा था। अभी हमने यहाँ देखा ना, इन्होंने प्राइस थ्योरी की बात करी थी। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में। अब इन्होंने क्या बोला, अभी हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा, तो हमने किस किस की बात करी, हमने देखा कि क्या इंटीग्रेट होता है यहाँ पे इकोनॉमिक थ्योरी का बिजनेस प्रैक्टिसेस, हाँ होता है। इसमें नोट पूछा है, ऐसे वर्ड्स का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये तो है पहली। दूसरा इसने कहा कि ये फोकस करता है सोली माइक्रो इकोनॉमिक जो हमारा पार्ट है उस पर। तो ऐसे तो हमने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, तो इसको छोड़ते हैं। इसने क्या बोला, क्या ये हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में? हाँ करता है। और ये क्या अप्लाइज करता है प्राइस थ्योरी? हाँ हमने पढ़ा, अभी वॉटसन करता है, वॉटसन ने बोला था ऐसा कुछ। तो हमने देखा ये तीनों तो बात कर रहा है, बट ये जो ऑप्शन है ना, ये वाला ऑप्शन बात नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम देखेंगे तो भाई जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये है, जो कि नहीं है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ये सोली फोकस नहीं करता। जो हमारा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है ना, ये सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स में फोकस करता है। हम यहाँ पे सिर्फ क्या पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम अगले पे आते हैं। अब ना ये ऑथर से ये वाला क्वेश्चन, ये जो पार्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है। अब हर ऑथर ने वही अलग अलग डेफिनेशन दी है। पहले एक आई थी वेल्थ डेफिनेशन, वेल्थ की बात कर रहे हैं तो आप देखो ना, वेल्थ कहीं ना कहीं हम मनी की बात कर रहे हैं। तो जो कि हमारे एडम स्मिथ ने दी थी, जो है हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, हमने ऊपर पढ़ा था। इन्होंने कहा था जो इकोनॉमिक्स एक स्टडी है कैसे हम नेशन में क्रिएट करते हैं वेल्थ को, और क्या इंक्रीज करते हैं इसको, किसको, एक तो हम नेशन में क्रिएट कर रहे हैं और इंक्रीज कर रहे हैं किसको, वेल्थ को। कि हम जो मनी है ना नेशन के अंदर कैसे उसको इंक्रीज कर रहे हैं अपनी कंट्री के अंदर, आप बात कर लो। तो ये एडम स्मिथ ने कहा था कि इकोनॉमिक्स इसकी स्टडी करता है। फिर इन्होंने ना बट एक चीज कर दी, इन्होंने मनी की बात तो करी, बट इन्होंने जो मैन काइंड की बात थी ना, ह्यूमन बीइंग की, उसको बिल्कुल इग्नोर किया। तो इसी को ही फुलफिल करते हुए हमारी वेलफेयर की एक डेफिनेशन आई। वेलफेयर से आपको पता लग रहा है यहाँ पे कुछ सोसाइटी से रिलेटेड बात हो रही है। तो यहाँ पे इन्होंने ना मैन काइंड की बात करी, जो कि हमारे थे प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, जिन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स दिया था। इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जहाँ पे लोगों को पता होना चाहिए कि रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है और अचीव करना है, उनके जो भी वो है नीड्स एंड वांट्स है, जितने भी उनके वेल बींग्स है, मतलब नीड्स एंड वांट्स को कैसे अचीव करना है। तो इन्होंने वेलफेयर वेलफेयर डेफिनेशन में एल्फ्रेड मार्शल ने बोल दिया कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है कि लोग कैसे यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज को और अचीव कर रहे हैं। बट इन्होंने ये बात ध्यान में नहीं रखी कि भाई जो हमारे रिसोर्सेज है वो तो स्कार्स है ना, हाँ, वो तो मतलब लिमिटेड है ना। अब ह्यूमन बीइंग तो अपना नीड्स पूरी करने के लिए रिसोर्सेज को जैसे मर्जी यूज करेगा। तो इसको फुलफिल करने के लिए हमारी एक और डेफिनेशन है स्कार्सिटी की डेफिनेशन, जो कि हमारे रॉबिन्स ने दी थी, जिन्होंने हमारे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस दिया था। इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है कि लोग कैसे डिसीजन लेते हैं कि जो रिसोर्सेज लिमिटेड अवेलेबल है ना, उन्हीं रिसोर्सेज में जो भी लिमिटेड अवेलेबल है, कि वो अपनी जो उनकी अनलिमिटेड वांट्स है उसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे। तो इन्होंने यहाँ पे स्कार्सिटी की बात कर दी। लेकिन ना इनमें से कोई भी ना एक चीज नहीं सोच रहा था, कोई भी फ्यूचर के बारे में बात नहीं कर रहा था, सब अभी के बारे में बात कर रहे थे। तो फिर एक और डेफिनेशन आई हमारी ग्रोथ की डेफिनेशन, जो ग्रोथ ओरिएंटेड थी, जिन्होंने सोचा कि हमें फ्यूचर की बात भी करनी है, जो किसने दी थी, हमारे सेमिल्टन ने। और इनको एक नोबेल मेमोरियल प्राइज अवार्ड भी मिला था। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। और इन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक स्टडी करती है कैसे जो भी सोसाइटीज है यूज कर रहे हैं, मतलब ह्यूमन बींग है, यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन एम करके किसको, ग्रोथ ओवर टाइम। इन्होंने यहाँ पे फ्यूचर की बात भी की थी।
ठीक है? तो हमने ये पढ़ लिया कि डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट डिफरेंट बात करी है यहाँ पे इकोनॉमिक्स के बारे, कि इकोनॉमिक्स ये है, फिर इकोनॉमिक्स ये है। तो ये हमने पढ़ा। हम आगे देखते हैं, कॉन्सेप्ट है हमारा एक पॉजिटिव साइंस, एक है नॉर्मेटिव साइंस। की जो इकोनॉमिक्स है ना, क्या है? पॉजिटिव साइंस है, एक है नॉर्मेटिव। जब हम पॉजिटिव साइंस की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम बात करते हैं जब हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, डेटा की बात कर रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट, यहाँ पे ना बिल्कुल हम ट्रुथ की बात करेंगे, जो कि सच्चाई है। यहाँ पे बिल्कुल हम लॉजिकल रहेंगे। क्या लॉजिकल? बिल्कुल फैक्ट्स की बातें करेंगे। अब इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर हम बोल रहे हैं ना कि जो इंडिया है, ठीक है, उसका जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, क्या है? एम्प्लॉयमेंट रेट है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रेट है, वो 6% है। तो हमने यहाँ पे फैक्ट की बात करी है, जो चीज है हमने यहाँ पे बोली है, ठीक है। इंडिया की जीडीपी क्या है? 5% से इंक्रीज हुई है, ये फैक्ट है, ठीक है। तो ऐसे हमने बात करी है। ये फोकस करता है व्हाट इज रेदर देन व्हाट इज ought टू बी, जो है उस पर फोकस करता है, जो होगा उस पर नहीं, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है? एक डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट है, जो है हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, जो हम टेस्ट और वेरीफाई कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे बोला है कि इंडिया की जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6% है, तो आप इसको जाके टेस्ट कर सकते हैं। और यहीं पे नॉर्मेटिव साइंस की क्या बोलता है कि डील करता है जजमेंट और ओपिनियंस पे। यहाँ पे बस मैंने ये बोल दिया भाई कि जो गवर्नमेंट है ना, ठीक है, गवर्नमेंट को ना एम्प्लॉयमेंट, जो भी है एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करनी चाहिए, ये मैंने अपनी जजमेंट दे दी। यहाँ पे कोई फैक्ट की बात नहीं है, ये जो मेरा ओपिनियन था मैंने पास कर दिया। ये बस एक सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, जो कि ना टेस्ट कर सकते हैं, ना कि वो प्रूव हो सकते हैं कि सही है या गलत है, ठीक है। पॉजिटिव में क्या है? ये बिल्कुल फैक्ट्स पे आधारित है, और ये नॉर्मेटिव क्या है? यहाँ पे हम जजमेंट पास कर रहे हैं। और जो भी हमने पीछे पढ़ा था, जैसे रॉबिन जिन्होंने हमारी स्कैरसिटी की डेफिनेशन दी थी, इन्होंने बात करी थी कि जो हमारी यह इकोनॉमी है वो पॉजिटिव एंड प्योर साइंस है, जहाँ पे हर चीज़ एक सिस्टमैटिक वे में चलती है, ठीक है। हर चीज़ के पीछे क्या है? एक फैक्ट है, एक लॉजिक है। और वहीं पे जो हमारे मार्शल थे इन्होंने, और ये हमारे पिगल थे, उन्होंने क्या कहा था? इकोनॉमिक्स क्या है? एक नॉर्मेटिव साइंस है, जहाँ पे हम सिर्फ जजमेंट की बात करते हैं। पेपर में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि भाई जो हमारे मार्शल थे उन्होंने इकोनॉमी को किस चीज़ में जोड़ा था? पॉजिटिव कहा था, नॉर्मेटिव कहा था, या दोनों कहा था? तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमने अभी पीछे जो पढ़ा था ना, ऐसे ये वाला एमसीक्यू आ जाता है, जो मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अगर हम फर्स्ट डेफिनेशन देखें, यहाँ पे क्या है? इसने बोला है इकोनॉमिक्स एक साइंस है, ठीक है, जो कि स्टडी करता है किसको? ह्यूमन बिहेवियर को, उसका रिलेशनशिप बिटवीन नीड्स एंड स्कार्स मीन्स। यहाँ पे स्कार्सिटी की बात हो रही है, तो ये किसने दी थी? किसने दी थी? रॉबिन्स ने दी थी ना। तो ए का क्या हो गया? हमारा फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो ए का फर्स्ट कहाँ पे है? सॉरी, सी का फर्स्ट हो गया। अब सी का फर्स्ट पहले ऑप्शन में या फोर्थ में? तो आप बी और सी को तो काट दीजिए, ठीक है, एलिमिनेट। ऐसे आप पेपर में भी कर कर आइएगा। मैंने भी अपना जो पेपर क्लियर किया था यूजीसी नेट का, यही टेक्निक्स अपनाई थी। अब यहाँ पे हम दूसरा देखते हैं। चलो, हमारा बी बैठ रहा है, डी बैठ रहा है, हम दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन्हें का है इकोनॉमिक्स एक स्टडी है जहाँ पे हम नेचर एंड कोज ऑफ नेशन की बात। अब नेशन की बात किसने की थी? हमारे एडम स्मिथ ने बात करी थी। तो अब देखो, ए का सेकंड का फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया, लेकिन हम आगे भी देखते हैं। इन्होंने मैनकाइंड की बात करी कि इकोनॉमिक एक स्टडी है मैनकाइंड की। मैनकाइंड की बात किसने करी थी? यहाँ पे हमारी मैनकाइंड की बात किसने करी थी? बताओ किसने करी थी, सोचो। हमारे इन्होंने क्या कहा था? सिमिलर ने तो कहा था कि हम एलोकेट करेंगे। किसने करी थी? हमारी मार्शल ने करी थी मैनकाइंड के बाद। और इस सेमनसन ने क्या कहा था? कि हम जब ग्रोथ की बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एट्थ ऑप्शन ठीक हो गया, यहाँ पे ये गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पूछा है कि हम स्टेटमेंट बताओ जो कि रिप्रेजेंट कर रही है क्या? बेस्ट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को। अभी हमने पीछे पढ़ा था ये किस पे होते हैं? बिल्कुल हम जो फैक्ट्स पे है, ठीक है, जो बिल्कुल सच सही बात है, जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं। इन्होंने क्या बोला है? तो गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री एजुकेशन एट ऑल। आपको नहीं लग रहा है कि हम ये ओपिनियन दे रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट को फ्री एजुकेशन देनी चाहिए? ये तो नहीं लग रहा। आगे बढ़ते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी व्हेन इन्फ्लेशन राइज हुआ। ये थोड़ा सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। टैक्स रेट क्या हो गया? शुड रिड्यूस हो गए, कि टैक्स रेट को रिड्यूस कर देना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए कि उसको इन्वेस्टमेंट को। ये भी हम एक ओपिनियन है। जो सेंट्रल बैंक है उनको क्या करना चाहिए? शुड फोकस करना चाहिए, ये भी एक ओपिनियन है। अभी पॉजिटिव की बात हो रही है, तो हमारी जो बी स्टेटमेंट है ना, वो ठीक हो जाएगी कि भाई जब हमारी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है ना, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है, महंगाई भी बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे पूछा है कि जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो किस पे डील करती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एंड एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। आगे बढ़ते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है। वैल्यू जजमेंट्स अबाउट, हाँ, वैल्यू किस पे करती है? जजमेंट पे तो ही करती है, अभी हमने पढ़ा था। और ये टेस्टिंग टेस्टिंग नहीं, ये तो उस पे है, पॉजिटिव में होता है। मैथमेटिक, ये भी नहीं। तुम्हारे क्या हो गया? बी ऑप्शन हो गया।
आगे बढ़ते हैं। इसमें एग्ज़ाम्पल पूछा है, किसका एग्ज़ाम्पल? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का। गवर्नमेंट को शुड प्रोवाइड करना चाहिए सब्सिडीज़, ये तो मुझे इसका पहला ही स्टेटमेंट ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो डिमांड है फॉर द प्रोडक्ट वो फ़ॉल हो गई, ठीक है, ये भी मुझे ऐसा लग रहा है ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव की बात हो रही है। जीडीपी का रे इंक्रीज़ का ठीक है लास्ट ईयर से, ठीक है, 7% लास्ट ईयर। ये रिडक्शन हुआ है किसमें? इनकम टैक्स में ये सब क्या है? ये सब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये सब फैक्ट्स पे है चीज़ें, किस पे है? फैक्ट्स पे है। नॉर्मेटिव किस पे होती है? जजमेंट पे होती है। यहाँ पे हमने जजमेंट पास कर रखी है पहले उसके अंदर। ठीक है, हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बताओ इनकरेक्ट कौन सी है स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव? आगे पढ़े, अगर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो फैक्ट्स एंड डेटा पे होती है, हाँ ये सही लग रही है। इसमें इनकरेक्ट पूछा है, ये बिल्कुल आप ध्यान से पढ़ना। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स फ्री फ्रॉम वैल्यू जजमेंट, ये सही लग रहा है। आगे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सजेस्ट करती है व्हाट ऑट टू बी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक एक्सप्लेन करते हैं इकोनॉमिक रिलेशनशिप। इसमें इनकरेक्ट पूछा है, तो देखा जाए क्या इनकरेक्ट है इसके अंदर। सोचो, यहाँ पे हमने पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करी कि ये फैक्ट्स पे बात कर रही है, डेटा पे बात कर रही है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या बोल रही है कि वो फ्री होती है जजमेंट एंड उस पे, और क्या है कि सजेस्ट करती है व्हाट ऑट टू बी। लेकिन अगर अभी आप पढ़ो ऊपर, क्या इसमें जो हमने क्या पढ़ा था ऊपर, ये जो व्हाट ऑट टू बी, क्या इसमें हमने पढ़ा था कि किसमें रेदर देन किस पे करती है ये, कि क्या होना चाहिए? तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके अंदर हमारा? ये रहा। कौन सा ऑप्शन ठीक ठीक होगा? बी ऑप्शन ठीक होगा, कि जो हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है क्या होती है? फ्री होती है फ्रॉम वैल्यू जजमेंट्स। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं अपने सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम मेन किसकी है, क्या है? ये हमारी स्कैरसिटी की प्रॉब्लम है, कि वही जो मैंने बात करी थी, अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, और बहुत मतलब लोगों की अनलिमिटेड वांट्स है, लेकिन रिसोर्सेज तो लिमिटेड अवेलेबल है ना। तो ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है ना, ये रूट प्रॉब्लम है जो कि रिलेटेड होती है एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स से, कि हम जो भी हमारी अनलिमिटेड वांट्स है उसको कैसे यूटिलाइज करें लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। अब पहला पढ़ते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। इसमें क्या पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन फोकस करता है हमें गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है डिफरेंट डिफरेंट गुड्स में। या तो हमें कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं, या हमें कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स होते हैं जो हम डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, और कैपिटल गुड्स हो जाते हैं जो हम आगे यूज कर सकते हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए, जैसे मशीनरी हो गई, टूल्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, और यहाँ पे हम फूड हो गए, क्लोथिंग, ये हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है ना व्हाट टू प्रोड्यूस, ये यहाँ पे राइज होती है, हमारी इकोनॉमिक सेंट्रल प्रॉब्लम है इसके अंदर, कि हम चॉइस कर सके डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स के अंदर, कि हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए सबसे ज्यादा। जैसे एक कंट्री है, उसको मस्ट डिसाइड करना चाहिए वेदर वो प्रोड्यूस करेगी कंज्यूमर गुड्स लाइक स्मार्टफोन्स, या फिर वो कैपिटल गुड्स, मशीन और फैक्ट्रीज जो हमें फर्दर हम आगे भी यूज कर सकते हैं उसको प्रोडक्शन के लिए। तो ये हमारी एक सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जिसके अंदर आप देखते हैं कि हमें प्रोड्यूस क्या करना चाहिए सबसे ज्यादा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है। अब उसने क्या है कि अब उसको बजट बनाना है, उसको ये है कि यार मैं एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा पैसा लगाऊँ, या फिर मैं हेल्थ के ऊपर पैसा लगाऊँ, ठीक है, या फिर बोले तो वो बोले या मैं वेलफेयर के ऊपर पैसा लगाऊँ। तो वो यही व्हाट टू प्रोड्यूस वाली क्या हो जाती है, सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। हमारे पास जो रिसोर्सेज है, मनी है, वो तो लिमिटेड है ना, बट जो कि वांट्स है वो अनलिमिटेड है। तो यही बात हो जाती है यहाँ पे। ये हो गई हमारी पहली सेंट्रल प्रॉब्लम। दूसरी, हाउ टू प्रोड्यूस, हमें कैसे प्रोड्यूस करनी है। अब ये क्वेश्चन क्या होता है कि या तो हम इसमें लेबर का यूज करें या कैपिटल का यूज करें। लेबर का यूज क्या होता है, लेबर इंसेंटिव टेक्निक क्या होता है, जब हम ह्यूमंस का यूज करते हैं, और ये मेन जो टेक्निक है ना वो डेवलपिंग कंट्रीज में यूज होती है। अगर हम ह्यूमन का यूज कर रहे हैं कोई चीज बनाने में, देखा जाए तो जो हमारी कॉस्ट है ना यार, वो तो मतलब कम आएगी, ठीक है, हमने क्योंकि ह्यूमन का यूज किया है, लेकिन जो टाइम है यहाँ पे क्या होगा, वो ज्यादा लगेगा। यही अगर हम कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक यूज करें, तो यहाँ पे क्या होगा, हम मशीनरी का टेक्नोलॉजी का यूज कर पाएंगे। अगर हम मशीनरी और टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, कॉस्ट तो भाई ज्यादा आएगी, लेकिन टाइम कम लगेगा। तो ये प्रॉब्लम है कि हमें क्या यूज करना चाहिए, हमें लेबर इंसेंटिव चीजें यूज करनी चाहिए या हमें कैपिटल इंसेंटिव करना चाहिए। अब एक कंपनी है, उसको डिसाइड करना पड़ता है, या अगर वो उसको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, या तो वो हायर करे वर्कर्स को, ठीक है, या फिर वो जो भी ऑटोमेटेड मशीन्स है उसका यूज करे। तो ये हमारी एक सेकंड हमारी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गई। हम थर्ड एंड लास्ट की बात करते हैं, फॉर होम टू प्रोड्यूस, भाई अभी हम बनाना किसके लिए है। अब एक इकोनॉमी में ना दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं रिच, एक होते हैं पुअर। रिच कौन होते हैं, जिनकी इनकम हाई होती है, पुअर जिनकी इनकम कम होती है। यहाँ पे क्या होता है कि गुड्स और सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी तो करना है जो हम बना रहे हैं,
जो रिच लोग हैं वो सिर्फ अफोर्ड कर पाएंगे लग्जरी और प्रीमियम गुड्स को, वहीं जो पुअर लोग हैं वो सिर्फ अपनी नेसेसिटीज जो उनकी है ना वो पूरी कर पाएंगे, उसके लिए वो डिमांड करेंगे। तो जो गवर्नमेंट है उनको शुड फोकस करना चाहिए कि वो लग्जरियस कार्स बनाए फॉर द वेल्थी एंड अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी बनाए जनरल पॉपुलेशन के लिए। ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है क्योंकि जो पुअर है वो तो लग्जरीज कार्स नहीं बना पाएगा ना। तो यही एक प्रॉब्लम है हमारी कि भाई हमें बनाना किसके लिए चाहिए, अगर हम बना रहे हैं तो भाई हम उसके रेट्स कितने रखेंगे, ठीक है, अगर हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं वो कितना रखेंगे, प्राइस कितना रखेंगे। तो ये सब चीज़ें एक प्रॉब्लम बन जाती है, हमारी एक सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि हमें बनाना किसके लिए चाहिए। चलो इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये प्रॉब्लम है जो हाउ टू प्रोड्यूस, ये किसके अंदर कंसर्न है कि हमें कैसे बनाने हैं। क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बिटवीन रिच एंड पुअर? नहीं, ये तो फॉर होम था कि चॉइस करना लेबर इंसेंटिव बनाना है या फिर कैपिटल। हाँ ये सही है। एलोकेट करना गुड डोमेस्टिक? नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई। इम्पोर्ट करना इन्फ्लेशन? नहीं, ऐसे भी कोई बात नहीं। इम्पैक्ट? नहीं नहीं, ये भी कोई बात नहीं। तो हमारा क्या हो गया, बी ऑप्शन हो गया। आगे अभी हमने देखा फॉर होम टू प्रोड्यूस, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कुछ इनकम की बात हो रही होगी, रिच पुअर की बात हो रही होगी। तो पहला ऑप्शन ही ठीक है। इसमें क्या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या करना और एसेसिबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सिलेक्शन करना प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ऐसा भी कुछ नहीं था। इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज? नहीं, कोई यहाँ पे बात ही नहीं हुई। रिलेशनशिप बिटवीन? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो हमारा इसमें क्या हो गया, ए ऑप्शन सही हो गया। चलिए अब हम आते हैं हमारे सेकंड चीज पे जो क्या था, हमारे स्कोप। स्कोप ऑफ जो हमने पढ़ना था, क्या स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये हमारा पहला स्कोप है, क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स देखो ना, यहाँ पे कुछ माइक्रो किसी स्मॉल चीज की बात हो रही है, किसी छोटी चीज की बात हो रही है। तो ये क्या बेसिकली क्या स्टडी करता है, ये बिहेवियर को स्टडी करता है डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स को, लेकिन क्या स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप्स में, मतलब छोटे, जहाँ पे क्या एक नॉर्मल एक यूनिट की बात हो रही होती है, यहाँ पे हम ऑल यूनिट्स रेदर नहीं कंबाइन करते। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या दिखता है, एक तो क्या दिखता है, इंडिविजुअल बिहेवियर को, जिसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, जो भी हमारे कंज्यूमर्स हो जाते हैं, सप्लायर्स हो जाते हैं। देखो ये क्या है, जो हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स है, जो अभी हमारा यूनिट है हमारे यूजीसी नेट का, ये मेन फोकस किस पे करती है, ये हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स पे करती है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं प्रोडक्ट प्राइसिंग के, हम थ्योरी पढ़ते हैं फैक्टर प्राइसिंग थ्योरीज की, हम यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक वेलफेयर की थ्योरीज पढ़ते हैं, कंजम्पशंस के बारे में पढ़ते हैं, मार्केट्स के बारे में पढ़ते हैं, हम इंडिविजुअल लेवल्स पे पढ़ते हैं। अगर ये हमारी ये है हमारा एक नेशन है, ठीक है, हम इसके अंदर जो विद इन चीजें हो रही है ना, विद इन चीजें, इसके बारे में पढ़ते हैं, किसके अंदर, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये हो गई छोटे लेवल पे। अब मैक्रो की बात हो रही है, यहाँ पे ना होल ग्रुप की बात हो जाती है, होल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हो रही थी, यहाँ पे इंडिविजुअल स्मॉल ग्रुप की बात हो रही थी, ठीक है, और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, राइट, यहाँ पे क्या हो रही है, ऑल ग्रुप्स की, मतलब होली बात हो जाती है, ओवरऑल। ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमेना की बात करते हैं, ठीक है, जो कि हम होली देखते हैं रेदर देन इंडिविजुअल पार्ट, हम यहाँ पे ये नहीं देखते हैं। यहाँ पे अगर हम जीडीपी की बात कर रहे हैं तो ये आ जाएगा, हम यहाँ पे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे नेशन, नेशनल टू इंटरनेशनल आ जाता है। हम यहाँ पे इंटरनेशनल भी जा रहे हैं, अपनी कंट्री से बाहर भी जा रहे हैं चीज़ें देखने के लिए। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो जाती है, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसीज़ की, टैक्स रेट जो होते हैं उसकी बात हो जाती है, टोटल सेविंग्स की बात हो जाती है। बेसिकली यहाँ पे हम एग्रीगेट चीज़ें देखते हैं, एग्रीगेट। ठीक है, यहाँ पे अगर हम डिमांड एंड सप्लाई की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं पीपीसी कर्व, जो है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अगर हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की, कुछ अगर देखा जाए प्रोडक्शन में क्या कुछ इनपुट देते हैं तो उससे हमें आउटपुट मिलता है, तो कुछ हाँ कुछ इनपुट आउटपुट की बात हो रही है। पॉसिबिलिटी मतलब क्या होता है, जब हम कोई चांस देख रहे होते हैं, और कर्व की बात हो रही है तो भाई मैथ्स की कुछ बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हम ग्राफ्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कि हम कौन सी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, तो आपको सारे नाम पता होने चाहिए। ये क्या शोज करता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मैंने कहा था कर्व की बात हो रही है। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो भी प्रोड्यूस करने के लिए होते हैं हमारे पास दो प्रोडक्ट्स, यहाँ पे सिर्फ टू प्रोडक्ट्स की बात हो रही होती है, ये आप याद रखना। कितने सारे कॉम्बिनेशन जो प्रोड्यूस करने के लिए हम बना सकते हैं दो प्रोडक्ट्स को, जो भी हमें रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी गिवन है। ठीक है, चलो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास क्या है,
तो हमें 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक है क्या हमारे पास कैपिटल गुड्स, सॉरी कंज्यूमर गुड्स, एक है हमारे पास कैपिटल गुड्स। हमारे पास एक पॉसिबिलिटी ये है या तो हमने क्या किया यहाँ पे हमने जो कंज्यूमर गुड्स है ना वो बनाए ही नहीं और कैपिटल गुड्स पूरे 10 बना दिए। ठीक है, ये हमारी एक पॉसिबिलिटी हो गई कि हमारे पास 10 है टोटल। हमने ठीक है हमने क्या किया यहाँ पे जीरो लगाया जो हमारे कंज्यूमर गुड्स है और कैपिटल गुड्स में पूरे लगा दिया। एक पॉसिबिलिटी ये होगी। अब दूसरी पॉसिबिलिटी में हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सोचा कि चलो इंक्रीज कर देते हैं, अब 2 हम यूनिट इसमें लगा देते हैं कंज्यूमर गुड्स में और बाकी की 9 जो यूनिट्स हैं हम कैपिटल गुड्स में लगा लेते हैं। ठीक है, फिर हमने सोचा कि दूसरी एक और बनाते हैं। अगर हमने 4 यहाँ लगाई तो फिर हमने क्या कर सोचा, हम 7 यहाँ लगा देते हैं। फिर हमने एक डी बना दी कि हाँ चलो यहाँ पे थोड़ा स्कोर इंक्रीज कर देते हैं 6 करके। जैसे हमने यहाँ पे 6 लगाया तो यहाँ पे हमारी 4 की पॉसिबिलिटी बन गई। हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाया आखिरी तीसरा, हमने सोचा थोड़ा और कंज्यूमर गुड्स को इंक्रीज कर देते हैं। हमने इसको 8 किया ना जैसे ही, वैसे ही हमारी कैपिटल गुड्स हम 0 बना पा रहे हैं। ये हमने एक कॉम्बिनेशन बना दिए चांसेस की अगर हम इस पे इतना लगाएंगे तो हमें इसके लिए इतना बचेगा, इस पे इतना लगाएंगे तो इस पे इतना बचेगा, ऐसे। तो अगर हम इसमें देखें ना एक चीज तो हमें सेक्रीफाइस हो रही है और एक चीज हमें गेन हो रही है। जब हम गेन कर रहे होते हैं सेक्रीफाइस करके, हम इसको बोलते हैं एमआरटी। एमआरटी मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और एक हमारी होती है एमओसी जो कि सेम ही है। ये होती है हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो कि निकलती है जब हम क्या करते हैं सेक्रीफाइस अपॉन में क्या कर देते हैं, जितने भी हमने क्या किया गेन, जितना भी हमने क्या किया है सेक्रीफाइस अपॉन में गेन। और जो हमारा एमआरसी होती है ये हमेशा किस में निकलती है, ये हमारा रेशियो में निकलती है। हम इसका ग्राफ देखें, यहाँ पे हमारे कंज्यूमर गुड्स है और क्या थे कैपिटल गुड्स। यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स में क्या किया, जब हमारी यहाँ पे क्या थी जब हमारे यहाँ पे कैपिटल गुड्स पूरे 10 थे और यहाँ पे हमारे जो कंज्यूमर गुड्स थे बिल्कुल जीरो थे, यहाँ पे जीरो थे ना, तो एक पॉसिबिलिटी हमारी ये बन गई थी यहाँ पे। फिर आगे हमने आगे बढ़े तो एक पॉसिबिलिटी ये बन रही थी, एक पॉसिबिलिटी ये बन रही थी, एक पॉसिबिलिटी ये बन रही थी और एक ये। तो ये अगर हमें देखा जाए तो यहाँ पे हम कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो ही यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं गेन। यहाँ पे हमने कुछ सेक्रीफाइस किया है तो ही यहाँ पे हम गेन कर पाए। यहाँ पे कुछ सेक्रीफाइस हुआ इसलिए यहाँ पे गेन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ सेक्रीफाइस किया मतलब कम किया इसलिए यहाँ पे हमें कोई गेन हो पाया है। तो ऐसे ही ये चल रहा है, यहाँ पे कुछ सेक्रीफाइस किया है हमने तो ही यहाँ पे गेन हो पाया है। तो इससे क्या पहले हम क्या देख रहे हैं, पहले तो हम देख रहे हैं ये कर्व कैसा बन रहा है। ये कर्व बन रहा है हमारा कॉनकेव। ये पहली हमारी प्रॉपर्टी है किसकी, पीपीसी कर्व की। पहला तो एक कॉनकेव बन रहा है। दूसरा अगर हम इसमें एक चीज पढ़ते हैं, इसमें हम ये चीज पढ़ते हैं, हमारे ना 2 पॉइंट्स होते हैं, एक ये वाला पॉइंट होता है, एक ये वाला पॉइंट होता है। अगर हम इसकी बात करें ना, ये जो हम रिसोर्सेज कॉम्बिनेशन बना रहे हैं ये तब बनता है ये वाला पॉइंट जब हम उसको ओवरली यूटिलाइज कर लेते हैं। ये क्या होती है, जब हम ओवर यूटिलाइजेशन कर लेते हैं किसका, रिसोर्सेज का। जब हम रिसोर्सेज तो इतने अवेलेबल थे बट हमने इसका क्या कर लिया, ओवर यूटिलाइजेशन कर लिया। और एक सिचुएशन हमारी ये होती है, ये होती है हमारी अंडर यूटिलाइजेशन। ठीक है, क्या, अंडर यूटिलाइजेशन। ये जो सिचुएशन है ना, ये जो बन रही है ये अटेनेबल, जिसको हम हाँ पा सकते हैं, ये हो जाती है हमारी अंडर। और ये होती है हमारी अनअटेनेबल। ये जो ऊपर बन रही है ना ये हो जाती है अनअटेनेबल, जब हमारी जो रिसोर्सेज है ना वो ज्यादा ही मतलब हम यूटिलाइज कर लेते हैं। जैसे ये पता है कब होता है, जब जो भी हमारी टेक्नोलॉजी होती है ना, मान लो उसमें हम क्या कर दिया, इंक्रीज हो गए, टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो गई, जो रिसोर्सेज थे ना हमारे पास अवेलेबल वो बढ़ गए। और ये सिचुएशन कब हो जाती है, अंडर यूटिलाइजेशन। जो अवेलेबल थे ना हम उसका भी यूटिलाइज नहीं कर पाए। मान लो कि वॉर हो गई, ठीक है, या फिर मान लो कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो गया, क्या हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो ये सिचुएशन तब क्रिएट होती है। तो हमने ये पढ़ लिया पीपीसी कर्व क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर अगर आपको मैं ये भी दिखाऊं बनाकर कि एमआरटी का कैसे यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे इस सिचुएशन में तो हमें कुछ कर ही नहीं रहे हैं गेन सेक्रीफाइस। यहाँ पे देखा जाए तो हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने किसका, 2 का गेन किया है। अगर 2 का गेन किया है तो क्या है, यहाँ पे हमने क्या कहते हैं 1 का सेक्रीफाइस भी किया है। क्या किया, 2 का गेन हुआ है, 1 का सेक्रीफाइस हुआ है। यहाँ पे भी क्या हुआ है, 2 का गेन हुआ है, फिर कितने का सेक्रीफाइस हुआ है, 2 का सेक्रीफाइस हुआ है। फिर यहाँ पे क्या हो रखा है, यहाँ पे भी हमने 2 का गेन किया है, यहाँ पे गेन चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 का गेन किया है, फिर यहाँ पे हमने क्या किया है, 3 का सेक्रीफाइस किया है। यही हो रहा है ना, हाँ। फिर हमने यहाँ पे क्या किया है, दोबारा से हमने यहाँ पे क्या किया है, 2 का गेन किया है, फिर हमने यहाँ पे 4 का सेक्रीफाइस किया है।
तो ये हमारा एमआरटी हो जाता है, जो हमने ये निकाला है ना, ये हमारा एमआरटी हो जाता है। वही हम इसको ऐसे अपॉन में लिख देंगे तो ये हमारा एमओसी आ जाएगा। ये हो गया हमारा पीपीसी कर्व के बारे में। और इसकी अजम्पशन क्या है? इसकी है कि भाई रिसोर्सेज हमें गिवन होते हैं, जो रिसोर्सेज है हम वही लेंगे। टेक्नोलॉजी इसमें कांस्टेंट कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी कांस्टेंट नहीं होगी, जैसे हमने यहाँ देखा था, यहाँ पे टेक्नोलॉजी बढ़ गई थी ना, जो सिचुएशन क्या हो गई थी, अनअटेनेबल हो गई थी, ओवर यूटिलाइजेशन हो गया था यहाँ पे। तो जो हमारी टेक्नोलॉजी है ना वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर ये कांस्टेंट रहेगी तो ही जो हमारा डिमांड कर्व है ना वो ऐसे अच्छे से बन पाएगा। और ये जो हमारी ऑल्टरनेटिव कंपैरिजन है वो सिर्फ टू गुड्स में होना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे देखा था, सिर्फ दो प्रोडक्ट्स यहाँ पे होने चाहिए। ये हो गया हमारा पीपीसी के बारे में, पीपीसी कर्व के बारे में। ये इंडिफरेंस कर्व है, ये हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ आ गई होगी। हमने हमने यहाँ पे क्या कवर किया है? हमने यहाँ पे कवर किया है आज इस यूनिट के अंदर हमारा पहला पार्ट, जिसके अंदर हमने मीनिंग देख लिया क्या होता है, उसके एमसीक्यूज भी देख लिए, और हमने माइक्रो और मैक्रो के बारे में भी पढ़ लिया कि ये दोनों क्या होते हैं। और इसके अंदर हमने एक पॉजिटिव और नॉर्मेटिव जो इकोनॉमिक्स है ना उसके बारे में पढ़ लिया क्या होता है। और हमने पीपीसी कर्व के बारे में पढ़ा। पीपीसी कर्व ना, जो हमने अभी अभी सेंट्रल प्रॉब्लम्स नहीं पढ़ी थी, ऊपर सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़ी थी, हमारी ना एक प्रॉब्लम होती है वहां पे सबसे पहली, व्हाट टू प्रोड्यूस। तो ये ना, ये जो प्रॉब्लम है ना ये इसी से ही एसोसिएटेड है, इसी से ही जुड़ी है। पीपीसी में तो हम देख रहे होते हैं ना, हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, हम उससे क्या क्या कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। तो इसके अंदर भी तो हम सेम चीज कर रहे थे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जो व्हाट टू प्रोड्यूस है वो कौन सी थ्योरी कह रही होती है, तो वो पीपीसी वाली कह रही होती है। ये भी एक क्वेश्चन हो गया। हमने ये आज कंप्लीट कर लिया। कल हम इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ेंगे और जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं ना बिजनेस फॉर्म के, उसके बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है ना आज की क्लास में, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।